नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इस बीपीएससी के सीरीज में हम लोग मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा जो पेपर करवाया गया है, एमडीओ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा जो पेपर करवाया गया है हाल ही में बीपीएससी द्वारा, इससे हम लोग 71वीं बीपीएससी के लेवल के बारे में देखेंगे कि कैसा रहने वाला है बीपीएससी का लेवल। इस बार 71वीं बीपीएससी में हम इस पेपर को 2 पार्ट में करेंगे ताकि ये ज़्यादा बोझिल ना हो पाए और क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य जो वीडियो हमने सीरीज बनाकर डाली है उसको आप लोग देख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, यानी कि हम लोग जीके जीएस वाला पोर्शन देखेंगे, मैथ रीजनिंग वाला नहीं देखेंगे। एकदम बीपीएससी के लेवल का ही है, बस प्रश्नों का संख्या बस 100 है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय में सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है? तो ये पॉलिटी का सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब हुआ था? 1973 में। 1973 में कहा गया था केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बल्कि संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा जस का तस बना रहना चाहिए। तो 1973 में आया था। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामला को सुनाया था। इसमें अन्य ऑप्शन को देखें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में आया था। 1967 में, ध्यान रखिएगा डेट, क्रम से पूछा जा सकता है, क्रम लगाने के लिए। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार कम नहीं कर सकता है संसद, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। ये जो मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ है, ये आपका 1980 में आया था। 1980 में इसमें कहा गया था कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। अगला इसी में है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस, ये आया था आपका 1978 में। 1978 में केस आया था। ये कहता है कि ये जीवन का जो अधिकार है, हम लोगों को मूल अधिकार है जीवन का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के किसका उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो योजना आयोग है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी जो अंतर्राज्यीय परिषद है आर्टिकल 263 है, वित्त आयोग है आर्टिकल 280 है, लेकिन इसका कोई आर्टिकल नहीं है। चुनाव आयोग है 329, 324 से 329 है, लेकिन ये चुनाव आयोग है, ये थिंक टैंक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। अब इसके स्थान पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग कब गठन हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका आयु होता है, कार्यकाल होता है 6 साल या 62 साल। जो भी पहले होता है उसको मान लिया जाता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 249। ध्यान रखिएगा, क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग अच्छे से एनालिसिस भी कर रहे हैं ऑप्शन के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 252 देखते हैं, ये क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद विधि बना सकती है, आर्टिकल 252 की तरह। आर्टिकल 254 क्या कहता है? तो आर्टिकल 254 कहता है कि संसद और राज्यों की विधि में असंगत होगा। असंगत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 263 आप लोग को ऊपर ही बताया, अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, आर्टिकल पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा। देख ही रहे हैं आप लोग, सवाल बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। पूछा है कि किस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? कौन सा दंड अधिनियम 1860 का स्थान लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसका स्थान लिया है। ये अन्य भारतीय देखे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, 1872 है, 2023 के में बदला गया है।
अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, तो इसमें शामिल है आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए अमेरिका। आपका रूस शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ऐसे देखें 5 आइज की बात करें हम लोग, 5 आइज, तो इसमें आ जाएगा यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 5 आइज में आते हैं। अगला है सवाल I2U2। I2U2 के देशों का नाम याद रखना है आपको, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। पर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास पर केंद्रित है ये। अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2023। ये करंट का सवाल था लेकिन हमने ले लिया है। भारत की प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता। अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता मतलब कि अफ्रीकी संघ जो है 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। इसमें कितने देश है, तो G20 में आपका आता है 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन प्लस एक एयू, अब हो जाएगा कुल 21। तो ध्यान रखना आप लोगों को 1999 में इसका गठन हुआ था। और अगला जो इसका G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है 2025 वाला, ये होगा आपका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। बिल्कुल एकदम श्योर होकर चलिएगा कि आप लोगों का सवाल ऐसा ही बनने वाला है लगभग लगभग। ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच डी डॉलरीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना। व्यापार में अमेरिकी डॉलर से बचना मतलब डी डॉलराइजेशन का ही है। देखिए हम लोग बात करें ब्रिक्स का जो अगला सम्मेलन होने वाला है आपका 17वां कहाँ हुआ था, पहले बता ले। 17वां हुआ था आपका ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। जबकि 18वां कहाँ होगा आपका, इंडिया में होगा। 18वां आपका सम्मेलन कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इसमें कौन कौन देश शामिल हो गए हैं, तो ब्रिक्स में देखिए ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद कौन कौन देश हो गए, तो शामिल हो गए हैं इंडोनेशिया भी हाल ही में शामिल हुआ है, इंडोनेशिया। इसके पहले देखें तो यूएई हो गया, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में क्या प्रदान नहीं करता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार प्रदान नहीं करता है। बाकी ये तीनों अधिकार दें। इसमें कुल 7 सिद्धांत हैं। डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी, जो पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। अगला सवाल देखते हैं, मिलान करना है कि कौन सही है, कौन सा एनएच किसके साथ मिलता है। तो पहला देखिए NH48 दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे है। जो अगला है NH44 आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए जाता है। तो देखिए ए का 2 और बी का 1, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा आपका NH27 पोरबंदर से सिलचर और NH19 मतलब कि 19 दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग को जोड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, वो बताना है। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन जो है गोदावरी आर्क ब्रिज तमिलनाडु में ना होकर के कहाँ है आपका, तो तमिलनाडु में ना होकर के आंध्र प्रदेश में है। देखिए आंध्र प्रदेश। जबकि अन्य 3 जो है बोगीबिल आसाम में है, बिल्कुल सही है। बांद्रा वर्ली लिंक महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है। पर्वतीय रेलवे नहीं बताना है, 3 पर्वतीय रेलवे है, 1 नहीं है। देखिए कालका शिमला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। मैथेरॉन नैरो गेज रेलवे ये भी सही है, बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम देखिए ये साउथ में पड़ता है, ये नहीं। जबकि नीलगिरी टॉय ट्रेन ये पहाड़ी एरिया है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है भारतीय हवाई अड्डों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा केरला में, ये तो ऐसे ही गलत दिया है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका वेस्ट बंगाल में है। कोचिन ये तो आपका केरल में आ जाएगा, कोचिन। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है आपका, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा यूपी में है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है, तो गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। ये जोड़ा सही था, बाकी 3 गलत थे, तो उसका हमने करेक्शन कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं, सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है। 2023 में पूछा है, 2023 का करंट पूछा है, देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन पे 2023 में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। अगला है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है।
तो देखिए इसका कौन सा सही सुन लेते हैं, सरदार सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, बिल्कुल सही है। जबकि कोयना वाला देखते हैं तो कोयना कहाँ है आपका, कोयना जल विद्युत महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध कहाँ है आपका, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, देख रहे हैं कितना फैक्चुअल है। जितना फैक्चुअल होगा उतना ही टफ होगा आप लोगों के लिए। नाथवा झाकड़ी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा जो हमने सही लगाया है और जो ऑप्शन करेक्ट किए है उसको। ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा सही युग्म है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में। देखिए ऑप्शन, तालचर सुपल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, महाराष्ट्र दिया, जबकि तालचर कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में पड़ता है। इसका तो उड़ीसा होना चाहिए। ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ये कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल सही है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तिरोदा। एनटीपीसी दादरी ये तो बिहार में नहीं है, ये आपका यूपी में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। बाकी 3 ऑप्शन जो है लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, नोट्स पे रिवीजन करते समय काफी मदद करेगा। अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, बिल्कुल सही है, रीवा जिले में मध्य प्रदेश में है। यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। रीवा मध्य प्रदेश में 1/4 अपना बिजली दिल्ली मेट्रो को देता है। अगला सवाल है कि कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, अब तमिलनाडु से संबंधित है। तो अब इसमें देखते हैं मुपंडल मुपंडल पवन फार्म, ये तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु से ये संबंधित है। जबकि ब्राह्मणवेल पवन फार्म कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। भुज कहाँ है, भुज और कच्छ दोनों गुजरात में है। देखिए इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत फैक्चुअल बन गया है पेपर। अगला 30 नंबर सवाल देखते हैं। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला है, कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एफबीटीआर वाला है, बिल्कुल सही है। एफबीटीआर थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करके करने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसका ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल 7 है, जैसे नरौरा हो गया, कल्पक्कम हो गया, काकरापार हो गया, इस प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम करते हैं। अगला देखते हैं 31 नंबर सवाल। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। देखिए भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, तैयार होना चाहिए। भारत में संविधान को डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल ये भी कहा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक और बी दोनों। इसमें अन्य बातें देखें क्या क्या कहा गया था। इसमें पाकिस्तान के मांग को अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, पाकिस्तान के मांग जो है, मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। जबकि इसको गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने इसको कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आर्टिकल 75(2) यानी कि संसद के निचले सदन के सदस्यों के बहुमत, 75(2) संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद जो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य हो गया कब, यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, बिल्कुल सही है। यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका क्या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायत के सदस्य यानी कि चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए, एज होना चाहिए आपका 21 ईयर, ध्यान रखिएगा। अगला है सरकारिया समिति के बारे में। दोस्तों हम लोग सरकारिया समिति को समझ लेते हैं पहले। ये 3 सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष जो थे न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे, रंजीत सिंह सरकारिया थे। और ये 3 सदस्य थी जो कि इसने अपना रिपोर्ट तो दिया था 1988 में, लेकिन गठन कब हुआ था, 24 मार्च 1983 को। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। बाकी ये 3 सदस्यीय आयोग था, ये गलत था।
तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यानी कि सी सही है। सही राज्यों के मुख्यमंत्री को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद में होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होते हैं अंतरराज्यीय परिषद। जबकि चुनाव योजना आयोग की बात करें तो ये 15 मार्च 1950 बताए ही ऊपर। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। क्रम से भी पूछा जा सकता है, अगर आप लोगों को इसकी स्थापना दिवस याद नहीं है तो क्रम से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद कब हुआ था? 28 मई 1990 को। वित्त आयोग 280 यानी कि फर्स्ट 1951 में हुआ था। 1951 में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। इसका सही उत्तर आप हिसाब से देखें, क्वेश्चन के हिसाब से तो अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। अगला है संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। जबकि अन्य ऑप्शन की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 22 है। 22 किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। संविधान शपथ किस में है? तीसरी अनुसूची में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो कौन सा वीटो शक्ति उपयोग किए थे, किस केस में? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। देखते हैं इसके अन्य जो वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है जो अपना अनुच्छेद 111 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 111 में 4 प्रकार के वीटो है, जैसे आतंकित वीटो है, आतंकित वीटो है, पॉकेट वीटो है, निलंबित वीटो है, विशेषित वीटो है। 4 प्रकार के वीटो होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा। ऑप्शन पूछ सकता है कौन कौन राज्य शामिल है 5वीं अनुसूची में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपका शपथ से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो है आपका भूमि अधिग्रहण यानी कि भूमि से संबंधित है। भूमि का मामला इसमें शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, अभी जस्ट हमने बताया भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। 1950 क्या है? योजना आयोग है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है। तो भारत के अगला ऑप्शन देखते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल सही है, कम नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के बाद उतने ही वोट होंगे जितने राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। ये भी सही है। अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 42 न होकर क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 52 होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है, यानी कि सी गलत है, बाकी 3 सही है। यहाँ पर अनुच्छेद 42 की जगह अनुच्छेद 52 होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के विरोध स्वरूप कौन सा पुरस्कार लौटाया था? तो ये था पुरस्कार आपका कैसरे हिंद, जो 1915 में इनको 1915 में मिला था कैसरे हिंद की उपाधि। कैसरे हिंद की उपाधि जब गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, उस समय अंग्रेजों द्वारा दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखिए नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। राय बहादुर किसकी उपाधि थी? तो जमनालाल बजाज की थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। बारडोली में नो टैक्स अभियान किसके नेतृत्व में किया गया? नो टैक्स अभियान वल्लभ भाई पटेल थे 1928 में। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, पहला सत्याग्रह 1917 में। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग 1929। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, बिहार के सिवान जिले में जन्म। अगला सवाल देखते हैं। तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्न में किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन 1920-21। रॉलेट एक्ट 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। बारडोली 1928। ये क्रम से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्रम लगाइए इन आंदोलनों का या इन घटनाओं का। तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना दोस्तों इसमें से ऑप्शन जो दिया है लगभग नियर अबाउट अगर माने तो 1928 में हुई थी, जबकि 1929 सही उत्तर होगा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो बिहार में गठित किए थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। जबकि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। लखनऊ
ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1938 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, महात्मा गांधी से थोड़ा सा वाद प्रतिवाद होने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939। अगला इसमें बात करें 1942, आपने ऊपर देखा है कैबिनेट मिशन 1944 में आपका बेबल प्रस्ताव जो आया था, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर, 45 देख लिए, 46 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध कामागाटा मारू घटना, ये हमने एक बार और प्रश्न पेपर में डिस्कस किया है, वहां पर भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर नहीं देखें आप लोग वीडियो तो वहां जाकर देखिए, हमने प्रश्नों को अच्छे से डील किया वहां पर के अन्य जो वीडियो हमने डाला है उसमें। तो ये कामागाटा मारू प्रकरण जो है कनाडा से संबंधित है। ये इसमें कहा गया था, ये एक प्रकार की जहाज है, जहाज का नाम है कामागाटा मारू। ये जहाज को किराए पर लिए थे गुरदीप सिंह ने, गुरदीप सिंह जो है, गुरदीप सिंह किराए पर लेकर जापान से कनाडा की ओर जा रहे थे। तो इसमें कनाडा ने कानून लगाया था कि जो यात्री है भारत से आना चाहिए तो हम एंट्री देंगे कनाडा में, अन्यथा नहीं देंगे। इस वजह से वहां पर विवाद हुआ और वापस लौटा दिया गया जहाज को। अगला सवाल देखते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये बीपीएससी ने सवाल पूछ चुका है, अन्य सवाल भी रिपीटेशन वाले ही है, लेकिन इसको देखिए। ये एल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, लॉर्ड रिपन। इसका डेट क्या था? तो 1883 में हुआ था, 1883 में ये हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद। किस लिए हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यायपालिका में नस्लीय भेद के वजह से हुआ था, न्यायपालिका में नस्लीय भेद की वजह से इसका एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। जबकि अन्य की बात करें तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय 1978 में आया था, 1878। लॉर्ड लिटन शैक्षिक सुधार यानी कि जो आपका वुड्स डिस्पैच है उससे संबंधित है। भू राजस्व नीतियां जो है महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा आप लोग इसका। जैसे 1793 अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी आपका 1820, महालवाड़ी आपका 1922, तो 1822। इसमें 3 प्रकार की कृषि नीतियां थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, जयप्रकाश नारायण, आजाद दस्ता, बिहार आजाद दस्ता। अगला सवाल देखते हैं, 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल में बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिन्हा इसमें शामिल नहीं स्वराज दल में, जबकि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न के नाम से, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से, आजाद दस्ता। अनुग्रह नारायण सिंह ये भी बिहार से ही, बिहार के ही व्यक्तित्व है जो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अगला सवाल देखते हैं जो हमारे आज सेशन का लास्ट सवाल होगा, 50 नंबर सवाल। कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार में किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर, सॉरी द सर्च लाइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। द इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो आपका एसएन सेन है, एसएन सेन, द इंडियन मिरर। और द लीडर के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है, मदन मोहन मालवीय। जबकि यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। सर्च लाइट के लेखक सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस प्रकार हमने आज 50 प्रश्नों को देखा। अगले सीरीज में हम लोग 50 प्रश्न और देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पेपर एकदम सटीक है, बीपीएससी के लायक है, ऐसे ही पूछे जाने की संभावना है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी अगर सवाल अपना पैटर्न बदलेगा तो ऐसे ही लाएगा अपना सवाल का लेवल। तो देखते रहिए आप लोग। अगर आप अभी तक आप लोग ने मेरा अन्य वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी अन्य वीडियो चला जाए। तो देखते रहिए आप लोग, धन्यवाद।